नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। कथित मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश यहां पर दिया गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। 24 घंटे के अंदर सभी पोस्ट को हटाने के आदेश हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से नाम को जोड़ा जा रहा था। दुष्यंत गौतम ने मानहानि का केस दर्ज कराया था और उसी प्रकरण पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। हाईकोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी जो कि लगातार भ्रामक पोस्ट के जरिए दुष्यंत गौतम का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। 24 घंटे का समय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से नाम जोड़ा जा रहा था, उस नाम को अब पूरी तरह से हटाया जाना है क्योंकि मानहानि का केस हाईकोर्ट में दर्ज और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला आया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां जो लगातार भ्रामक पोस्ट के जरिए अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण से दुष्यंत गौतम का नाम जोड़ रही थी और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट कर रही थी, उन सभी को अब 24 घंटे के भीतर इन पोस्ट को हटाना होगा। In the matter of Shri Dushyant Gautam ji has given directions to various defendants, mainly one Miss Urmila, the Indian National Congress through its President Mallikarjun Kharge, Aam Aadmi Party through its convener Arvind Kejriwal, to immediately remove the malicious defamatory posts that the official social media handles of the Congress Party, the Aam Aadmi Party, one Miss Urmila has been posting, which are without any facts, without any basis, and they are posted basically to indulge in cheap petty politics. This is a befitting reply to the dirty politics that the Congress Party and the Aam Aadmi Party indulges in, and this is the victory of law. जानकारी लेंगे योगेश चार्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, हाईकोर्ट की तरफ से मानहानि मामले में आज सुनवाई होनी थी, क्या कुछ आदेश जारी हुए हैं? देखिए निश्चित, जिस तरह देखा जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ जो पार्टियां हैं या कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां से जो है उनके दुष्यंत गौतम जो कि भाजपा के प्रभारी है उत्तराखंड के, उनके द्वारा जो है ये डाला गया था कि पूरे प्रकरण पर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। मानहानि को लेकर उन्होंने इसको दायर किया था और उसमें कोर्ट ने माना है कि ये मानहानि का मामला बनता है, इसलिए 24 घंटे का समय जो है उन सभी को दिया गया है कि वह अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां से जो है इस तरह की पोस्ट को हटाइए। यानी कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो या इससे अलग जितने भी ऐसे जो सोशल मीडिया अकाउंट से जहां पर जो इस तरह की पोस्ट डाली गई थी वहां पर जो है उनको सख्त निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और 24 घंटे का जो समय है वो दिया गया है ताकि वहां से इस तरह की जो पोस्ट है वो हटाई जाए। जी बिल्कुल योगेश, और 24 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सभी को अपने सोशल मीडिया पर इन जो भ्रामक पोस्ट किए गए थे उन सबको हटाना जरूरी होगा। आखिरकार किन किन पार्टी का जिक्र कोर्ट की तरफ से किया गया है जिनकी तरफ से इस तरीके के भ्रामक पोस्ट किए गए? देखिए, अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे फिर यूकेडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन सीधे तौर पर मुख्य तौर पर इनको अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे के लिए कि जो उनके नाम से जोड़कर पोस्ट डाली गई थी उनको हटाया जाए। यानी कि स्पष्ट तौर पर अब जो है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर दुष्यंत गौतम को लेकर पोस्ट की गई थी उन पर जो है अब उनको 24 घंटे के अंदर जो है वो पोस्ट हटानी होंगी, सोचते नहीं तो उसके बाद जो है कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। ठीक है योगेश, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में हिमालय को मजबूत बनाना मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक विलय रणनीति सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका दायित्व है और सीमांत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों ने समय समय पर अपने इस दायित्व को बखूबी निभाया है। इसके लिए सीमांत क्षेत्रों का विकास भी तय है। सीमांत क्षेत्रों में सशक्तिकरण
सशक्तिकरण के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं और कई क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा भी किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बिछा दिया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम होगा बल्कि पर्यटन की दृष्टिगत, व्यापार और आर्थिक सामरिक दृष्टिगत अब बहुत मजबूती मिलेगी। सीमाओं के आसपास निवास करने वाले नागरिक हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उनके पास होती हैं। आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और सच में मैं कहूं कि वो हमारे आंख और कान बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो न केवल सेना के लिए बैकबोन का कार्य करते हैं, बल्कि आपदाओं के समय में भी प्रथम प्रतिक्रिया देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। कारगिल में जब पाकिस्तानी सेना वेश बदलकर घुसपैठ कर रही थी तो इसकी सबसे पहले सूचना एक गडरिये ने ही दी थी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों ने हमारे सशस्त्र बलों को अपना बहुत भरपूर सहयोग दिया था, जिसके बल पर हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों वाले रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में। आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत मजबूती मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे सीमांत क्षेत्र माणा जैसे दूरस्थ गांवों का भी, जो कि सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, उसका दौरा किया था। और मेरा भी सौभाग्य है और उस दिन मैं भी था और आदरणीय गवर्नर साहब भी उस कार्यक्रम में थे। और उसी गांव से उन्होंने उद्घोष किया कि माणा गांव और माणा गांव जैसे जो भारत के, जिनको हम अंतिम गांव कहते थे, अंतिम गांव कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि ये माणा गांव भी और माणा जैसे सभी हमारे जिनको अंतिम गांव कहते हैं वो भारत के पहले गांव हैं। माणा गांव को भारत के पहले गांव की संज्ञा उन्होंने वहीं से दी थी। और सीमांत गांव का जहां तक प्रश्न है, ये हमारे लिए देश के प्रहरी भी हैं। उनका विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी सीमांत क्षेत्रों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने सीमांत क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में भी हमने कामों को आगे बढ़ाया है। वहीं कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, स्वरोजगार के साधनों का विकास कर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जैसा कि आपके इस हमारे विशेषज्ञों के उसमें भी आया था, ये सीमांत क्षेत्र हमारे खाली नहीं होने चाहिए। किसी भी दशा में जब उनको वहाँ पर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी जो चुनौती है, उस चुनौती का हम ठीक प्रकार से सामना कर पाएंगे। और प्लान को रोकना भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से हमारे पशुपालकों और किसानों के उत्पाद सेना को भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सीमांत क्षेत्रों के विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इसके लिए मैं विशेष रूप से सेना के साथ साथ ITBP को भी धन्यवाद देता हूँ।
गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन के कारण ये संभव हो पाया। मैं अभी पिछले दिनों मिलम क्षेत्र में भी गया था, तो वहाँ भी मुझे बताया कि काफ़ी स्थानीय लोगों से जो उनकी खरीदारी है इस प्रकार की काफ़ी तेज़ी से हुई है। सीमांत क्षेत्रों में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ ही हम एक और जहाँ एक जनपद दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो महिलाएं हमारी काम कर रही हैं, उनको व्यापक पहचान दिलाने के लिए उनके उत्पादों को देश और दुनिया में भेजने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, राज्य के अंदर नई फिल्म पॉलिसी, होम स्टे, वेट इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार हर तरह से जांच करने को तैयार है। अगर सीबीआई से भी कोई बड़ी एजेंसी है तो सरकार उससे भी जांच कराने की संस्तुति करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और अब अंकिता भंडारी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री सुब्रत उनियाल की ओर से भी सीबीआई जांच को लेकर सरकार का पक्ष वो रख चुके हैं। सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाने का काम भी कर चुकी है। मैं तो ये कहता हूं कि सीबीआई की उससे भी बड़ी अगर आवश्यकता पड़े तो उससे भी बड़ी कोई जांच होती है, वो जांच होनी चाहिए। और कानून में उन्होंने क्या पूरी प्रेस मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं उनका एक बयान देख रहा था कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। और सरकार की तरफ से जिनको अधिकृत किया है, कामना मंत्री आदरणीय उनियाल जी ने भी कहा कि अगर सीबीआई, इसका मतलब सरकार बिल्कुल उसके लिए तैयार है और समय आने पर उसकी जांच भी की जाएगी। इसी कड़ी में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका सभागार में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था के साथ ही वन विभाग के कार्यों की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में मौजूद तमाम जनप्रतिनिधि और शहर के बुद्धिजीवियों की ओर से विभिन्न सुझाव दिए गए, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने जल्द कार्य करने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों के अंदर शहर के सभी कार्यों को दुरुस्त किया जाए। अधिकारियों को निश्चित किया है कि आप भी आपस में बैठकर, विशेषकर दिक्कत पेयजल निगम और स्थान के बीच आती है और आपस में तालमेल न होने के कारण इतनी बड़ी पेयजल योजना हम 140 करोड़ की लाए और लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विभागों में आपस में तालमेल की कमी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। पहले 7 एमएलडी में मसूरी को पानी मिलता था, 14 एमएलडी मिल रहा है। तो मैंने कल भी एक बैठक सचिव स्तर की देहरादून में करी थी और आज एक बैठक मैंने यहाँ पर की है। मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि 15 दिन के अंदर, चाहे यहाँ से सीवर से संबंधित काम हो, चाहे पेयजल से संबंधित काम हो, इसका समाधान होना चाहिए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे आप 15 दिन के अंदर बताएं। शासन स्तर से जो काम करेंगे, लेकिन जनता को सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैंने हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध दरगाह पर सीएम धामी सरकार का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में तनाव की आशंका रही, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित रही। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत श्यामपुर की ग्राम पंचायत खरीदे खड़ माफ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया है कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जन के द्वार जन जन की सरकार शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया। उसमें लगभग 60 शिकायतें हमें
प्राप्त हुई हैं और 60 शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पे तात्कालिक समाधान भी किया गया है और बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं वो टाइम बाउंड मैनर में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उसका निस्तारण करने के लिए कहा गया है और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो बेसिकली छोटे से स्पॉट इंस्पेक्शन से भी उसका निराकरण हो सकता था। तो ऐसे में जो नजदीकी ग्राम सभाओं में चाहे वो PWD हो, सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, उनके द्वारा जो छोटे छोटे स्पॉट इंस्पेक्शन करके शिकायतों का निराकरण किया जाना है उसमें निर्देशित किया गया है कि शिविर के बाद अभी काफी समय बचा हुआ है तो वो स्पॉट इंस्पेक्शन करके अपना जो भी कार्रवाई उसमें करना है वो उसको पूरा करें। आपको मेरा नमस्ते। मेरा नाम सीमा है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, श्यामपुर क्षेत्र की। यहाँ श्यामपुर क्षेत्र में हमारे खदरी खड़ामा इंटर कॉलेज में जन जन के द्वार जन जन की सरकार का बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें कि जनता की जो शिकायतें हैं, कुछ भी शिकायतें, उनका निवारण यहीं पे किया जा रहा है एवं किसी को आश्वासन दिया जा रहा है। हमारी भी गायत्री क्लस्टर में समूह की महिलाएं 2054 जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि समूह की महिलाओं के लिए भवन की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें कि हमारे ग्राम प्रधान श्यामपुर जी के द्वारा हमें भवन के लिए वो जमीन दी गई है, जिसमें इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो हमने अभी यहाँ जनता दरबार में अपने लेटर दिया है, जिसमें कि SDM सर एवं तहसीलदार सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी मतलब इस चीज का निवारण किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ गाँव के क्षेत्र में ऐसे शिविरों का आयोजन किया है। आगे भी ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहे और जनता की समस्याओं का निवारण हो सके। दिनेशपुर की रहने वाली पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रेम विश्वास ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। उन्होंने तमाम प्रतियोगिताओं में देश के तिरंगा लहराकर उत्तराखंड की शान बढ़ाई है। बावजूद इसके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार से उन्हें आज तक किसी भी प्रकार की ठोस सहायता नहीं मिल सकी। आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के चलते प्रेमा को अपने खेल करियर और गंभीर कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हाल ही में 6 फरवरी को प्रेमा विश्वास का पैरा बैडमिंटन में विदेश में चयन हुआ है, जिसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन अब तक किसी भी स्तर से सहयोग नहीं मिल पाया है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर मेहती बता दें कि मोहित चोपड़ा दिनेशपुर पहुंचे और प्रेमा विश्वास के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मोहित चोपड़ा ने सरकार से मांग की है कि प्रेमा जैसी होनहार खिलाड़ी को तुरंत आर्थिक सहायता, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और सरकारी प्रोत्साहन दिया जाए। धन्यवाद आपको सभी लोग को। मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी क्वालिफाई हुआ है और 8 से 14 फरवरी को यह टूर्नामेंट्स बहरीन में आयोजित हो रही है और इसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खेलने के लिए। इसमें लगभग 2 लाख रुपए की खर्चा आ रही है। मैं सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करूँगी कि हमको मतलब जॉब दे दिया जाए, ताकि हमको ऐसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब हमारे उत्तराखंड में जैसे नॉर्मल लोगों के लिए जैसे नेशनल गेम्स होते हैं उसमें मेडल लाने पर उनको जॉब दे रहे हैं। तो जैसे हमारा नेशनल गेम्स नहीं होता, हमारा नेशनल चैंपियनशिप होता है जो कि BWF क्वालिफाइड है पूरा। आप उसमें आप सर्च करोगे हमारा रैंक वैंक सब दिख जाएगा, उसमें पूरे वर्ल्ड में वो वैलिड है। तो मतलब उत्तराखंड में जैसे हमारा नेशनल चैंपियनशिप या तो करवाओ, मतलब नेशनल गेम्स। अब जब नेशनल गेम्स नहीं हो रहे तो नेशनल गेम्स में बाकी नॉर्मल लोगों को जब से जॉब दे रहे तो हम पैरा वालों के साथ अन्याय क्यों हो रहे हैं? बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे भी बढ़ाओ। आगे निकलना चाहती है हमारी बेटियां, होनहार बेटियां हैं हमारे पास जो कि आज अपने दिनेशपुर क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी, लेकिन कहीं ना कहीं टैलेंट छुपा हुआ है। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? एक बेटी अपना जॉब मांग रही है कि उसे एक जॉब की 2 लाख रुपए का खर्चा आना है भेजने के लिए बाहर जाना चाहती है। मेडल किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपके क्षेत्र का और आपके देश का नाम रोशन हो सके। इंडिया का झंडा लहराएगा बाहर, इंडिया का झंडा लहराना चाहते हैं ये लोग, बेटियां हमारी। लेकिन कहा मार खा रही है हमारी कि हाँ, एक तो जॉब नहीं है और एक पैसे से नहीं है। यहाँ पे सरकार इनके लिए भी आ गया है। मेरी साफ सीधी सी मांग है, एक मेरी छोटी बहन को 2 लाख रुपए की जरूरत है, जिसके लिए सरकार और मैं खुद आगे आ रहा हूँ। मैं 10,000 अपनी तरफ से दे रहा हूँ, तो अपनी टीम से करवाऊंगा सहयोग। और जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी हमारे क्षेत्रीय विधायक है, चेयरमैन हो गए, सबसे मैं कहता हूँ इस लड़की के लिए जरा आप आगे आइए, सपोर्ट।
उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें विपक्ष से ज्यादा अपने ही नेताओं ने बढ़ा रखी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जहां बीजेपी अपने ही नेताओं से सवाल में घिरी हुई है, तो वहीं बीजेपी के नेता रामशरण नौटियाल ने अपने गृह क्षेत्र की विधानसभा सीट में करोड़ों के भ्रष्टाचार आरोप अपने ही विधायक पर लगाए हैं। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।